आइए देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या देखेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी। ठीक है, अब पूछ दिया जाए कि इन दोनों के बीच एंगल बताइए कितना होगा। आपको करना क्या है कि दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड्स करना है, यानी एक ही पॉइंट पर लाना है। ठीक है, बिना वेक्टर को चेंज किए, बिना वेक्टर को चेंज किए। तो ये एक ही पॉइंट पर कैसे आएंगे? जब वेक्टर को स्पेस में हम एक जगह से दूसरे जगह हटाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। और जब किसी वेक्टर को बिल्कुल पैरेलली डायरेक्शन वही रखा जाए तो कहीं पर भी स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह हटाएंगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये बहुत पहले बता दिया गया। तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। आई बात समझ? इस वेक्टर को अगर उठा के यहाँ पे लगाया तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर ए है। ये जो एंगल है वो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ था? इसी को उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते। ये वेक्टर ए है आपका, और वेक्टर बी को उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ये आपका वेक्टर। ये एंगल कितना है? बोलो बात समझ में? तो अगर आपसे मैं पूछ दूं, चलो यहाँ पर एक ले रहा हूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये एंगल जो है 130 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 130 डिग्री है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है तो कितना जवाब? 40? फिर सोच लो तो 130 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक एंगल। एंगल निकालने के लिए करेंगे क्या? दोनों के टेल्स को कोइंसाइड्स करेंगे। ठीक है, तो या तो इस वेक्टर बी को उठा के इसके टेल को इसके टेल से लगा दें, या वेक्टर ए को उठा के यहाँ। ठीक है, चलो मैंने इस वेक्टर को ही उठा के आगे कर लिया, यहाँ कर लिया वेक्टर ए। अब दोनों का टेल क्या हो गया है? एक ही पॉइंट पर आ गया है। अब इनके बीच जो एंगल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का के बीच का एंगल हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना होगा? तो फिर ये एंगल कितना होगा? तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? बोलो बात समझ में? तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों वेक्टर के टेल को एक ही पॉइंट पर लाना होगा। ठीक है, तब देखना होगा कि उनके बीच कितना एंगल बनता है। नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद a scalar। मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक हमने स्केलर क्वांटिटी ले लिया, सपोज दैट हमने उसको लेमडा बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, यानी लेमडा इंटू वेक्टर ए, तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। मान लेते हैं कि वो क्या है, वेक्टर बी। बोलो बात समझ में? वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आप अब तक मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। आई बात समझ? तो एक अगर स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जनरल रूल के अनुसार होगा, उसमें आपको कहीं कोई विशेष रूल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये जो वेक्टर बी मिल रहा है, नया वेक्टर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर मिल रहा है, इस वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछें, ठीक है, तो ये इक्वल टू होगा मॉड लेमडा मॉड वेक्टर। बात समझ में आ रही है? मतलब लेमडा की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, लेना है पॉजिटिव वैल्यू। वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो वेक्टर बी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लेमडा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। अगर लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर बी और वेक्टर ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर ए का था वही डायरेक्शन वेक्टर बी का होगा। लेकिन अगर लेमडा की वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे, यानी वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के ठीक क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के क्या हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो बात समझ में? फिर ध्यान से सुनो, अगर एक वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा स्केलर होगा कि वेक्टर, वेक्टर होगा, ठीक है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लेमडा मॉड वेक्टर है, ठीक है। उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, लेमडा के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पर। अगर लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का, और अगर लेमडा की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। आई बात समझ में? इसको एक और एग्जांपल से समझो कि अगर मान लो हम बोल दें कि वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई कैप, ठीक है, और लेमडा इक्वल टू ले लें 3। अब इनके बीच अगर मल्टीप्लाई करें तो नया वेक्टर मिला, वेक्टर बी, जो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 आई कैप इक्वल टू हो जाएगा 15 आई कैप। वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर था, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेक्टर बी का भी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन फिर ध्यान से देखो, वेक्टर ए इक्वल टू है 5 आई कैप, अगर लेमडा बराबर हमने ले लिया -3, ठीक है, तो यहाँ से
वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 × 5 आई कैप इक्वल टू हो जाएगा -15 आई कैप इक्वल टू होगा 15 माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो अब भी उतना ही है, डायरेक्शन अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, वेक्टर ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर हो गया, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बताओ वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वहीं एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि 2 किलोग्राम का कोई बॉडी है, ठीक है, 2 kg का, उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, कह दें हम नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो अब अगर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 × 2 10, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था, वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था, यानी डाउनवर्ड्स। बोलो बात समझ में, नोट कर लो। अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पहली चीज तो ये दिमाग में रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही केवल आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड ऑनली, ये पॉइंट दिमाग में रखना है। अगर वेक्टर का एडिशन है तो अगर वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी उनका एडिशन हो पाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें कि वेक्टर एफ और वेक्टर ए को, फोर्स को और एक्सीलरेशन को ऐड कर लें तो नहीं होगा। फोर्स का एडिशन फोर्स के साथ ही होगा, एक्सीलरेशन का एडिशन एक्सीलरेशन के साथ ही होगा। दो नियम है इसके। ठीक है, पहला नियम है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ए एक वेक्टर ए है, ये, और ये आपका एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से कोई भी एक वेक्टर पहले आप बना देंगे। ये आपने वेक्टर ए क्या कर लिया, खींच लिया। अब दूसरे वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, यानी इस वेक्टर बी को उठा के कहां पर रखना है, यहां पर। आई बात समझ में, यहां पर रख देंगे। ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह वेक्टर ए के टेल से होते हुए वेक्टर बी के हेड तक होगा, यानी
यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, समझ में आइए भाई कैसे जोड़ना है, समझ में आ रहा है? क्या करना है कि दोनों वेक्टर को इस प्रकार से अरेंज करना है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो जाए, ठीक है? तब वेक्टर ए के टेल से लेकर वेक्टर बी के हेड तक का जो वेक्टर होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी वेक्टर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? यानी करना क्या है, अरेंज द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, इस प्रकार से अरेंज करो, सच दैट द हेड ऑफ वेक्टर ए coincides with the tail of वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करो, इस प्रकार से अरेंज करो कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ क्या करे, कोइंसाइड्स कर जाए, ठीक है? देन द रिजल्टेंट वेक्टर यानी वेक्टर आर, जो कि क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, विल बी द वेक्टर, वह वेक्टर होगा, विल बी द वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी, फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। एक और अगर आपसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो कैसे ऐड करोगे, आपने क्या कर लिया, ये वेक्टर ए खींच लिया, अब वेक्टर बी को उठा के कहाँ पर रखोगे, ये हो गया आपका वेक्टर बी। आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो बात समझ में? इसको ऐसे फील कर सकते हो कि 9th क्लास में आपने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, मान लो कोई बॉडी है, वो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँची, फिर उसने यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया, फिर चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, मतलब उस बॉडी का इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था। तो फिर आपसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे बता रहे थे, ठीक है? तो यही तो आता था, इसको ऐड कर देते तो आया था ना, समझ में आ गया? नोट करो।